अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे टाइप्स ऑफ एजिंग। एजिंग की जो क्या क्या टाइप्स हैं, एजिंग यानी बुढ़ापा, बुढ़ापे की क्या क्या टाइप्स हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो यहाँ अब थोड़ा सा शुरुआत करते हुए इस डायग्राम को मैं बता दूं। यहाँ कंपैरिजन बताया गया है यंगर स्किन और एजिंग स्किन, बूढ़े लोगों की स्किन में और यंगर स्किन में। यंगर स्किन जो होती है उसमें हाइड्रेशन, पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, मजबूती ज़्यादा होती है। बुढ़ापे वालों में क्या होती है, रिंकल्स, झुर्रियाँ आ जाती हैं, एज स्पॉट, जो छोटे छोटे निशान आना शुरू हो जाते हैं, और डिहाइड्रेशन, पानी की क्या होती है, कमी होती है। अब यहाँ जो है वो साइड व्यू बताया गया है कि 35 ईयर्स का जो बंदा होता है उसकी स्किन ऐसी होती है, 45 ईयर्स वालों में देखो इस तरह का कर्वेचर आ जाता है, और 55 में जो है वो स्किन और ज़्यादा डल हो जाती है। तो टाइप्स ऑफ एजिंग की बात करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजिंग, प्राइमरी एजिंग एंड सेकेंडरी एजिंग। प्राइमरी एजिंग की बात करेंगे। प्राइमरी एजिंग रेफर्स टू द नेचुरल इनएविटेबल चेंजेस दैट अकर एज अ पर्सन एज एंड आर नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद डिजीज और इंजरी। प्राइमरी एजिंग क्या है, एक नेचुरल और इनएविटेबल चेंजेस है, एक ऐसी तब्दीली जो एक हकीकत है जिसको हम नहीं टाल सकते। जैसी उम्र बढ़ती है वो जो है वो टिपिकली एसोसिएटेड विद आर नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद डिजीज और इंजरी, जिसमें क्या होगा, इंसान को कोई बीमारी भी नहीं है, कोई चोट भी नहीं लगी, बस एक वक्त गुजरने के साथ हर किसी को क्या होना है, बूढ़ा होना है। ये प्राइमरी एजिंग की बात होगी। अब साइन ऑफ प्राइमरी एजिंग क्या होती है। प्राइमरी एजिंग का हमें कैसे अंदाजा होता है, ग्रेइंग और थिनिंग ऑफ हेयर अकर एज मेलेनिन प्रोडक्शन डिक्रीज। बाल सफ़ेद हो जाना, बाल पतले हो जाना, बारीक हो जाना, क्योंकि मेलेनिन प्रोडक्शन जो है वो उम्र के साथ साथ कम हो जाती है। पिगमेंट पैचेस ऑफ स्किन रिजल्ट फ्रॉम एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेलेनिन। पिगमेंट पैचेस ऑफ स्किन, स्किन पे जो वो छोटे छोटे जो है वो स्पॉट्स आना शुरू जाएंगे, निशान आना शुरू जाएंगे, क्योंकि मेलेनिन जो हमारे स्किन के कलर को मेंटेन रखता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाएगी, तो स्किन पे छोटे छोटे निशान आना शुरू जाते हैं। स्लो मूवमेंट एंड फेडिंग विजन आर ड्यू टू अ डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ नर्व इम्पल्स। मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाएगी, दिखाई देना जो है वो कमज़ोर हो जाएगा उम्र के साथ साथ। तो ये जो शो कर रहा होता है एफिशिएंसी ऑफ नर्व इम्पल्स डिक्रीज। नर्व इम्पल्स जो है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो दिमाग से ट्रांसफर होते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। ग्रेजुअल लॉस ऑफ मसल, देखें नर्व इम्पल्स स्लो हो जाएगा तो सोचने समझने की स्लाइड भी डिस्टर्ब होगी। ग्रेजुअल लॉस ऑफ मसल मास, मसल कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। इम्पेयर हेयरिंग इज ऑफन ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द फंक्शन ऑफ इनर ईयर। सुनने की स्लाइड जो है वो उम्र के साथ साथ जो है वो कमजोर हो जाएगी। रिड्यूस एबिलिटी टू अडेप्ट स्ट्रेस, ज़्यादा टेंशन वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अकर ड्यू टू अ डिक्रीज इन द बॉडी एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड रेगुलेट हार्मोन सच एज कोर्टिसोल। कोर्टिसोल जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं ना, तो स्ट्रेस हार्मोन सही से प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, जिसकी वजह से वो इंसान जो है वो ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा स्ट्रेस भी वो नहीं ले सकेगा। अब जो हाँ, डिक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इज ड्यू टू वीकन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जब वो वीक हो जाएगा, जिसमें बीमारियों के चांसेस ज़्यादा होंगे। कॉज बाय अ डिक्लाइन इन द फंक्शन ऑफ द थाइमस ग्लैंड विच प्रोड्यूस टी सेल। थाइमस ग्लैंड जो होता है वो टी सेल को मेच्योर करता है। यहाँ प्रोड्यूस लिखा हुआ है, लेकिन टी सेल जो है, जैसे लिम्फोसाइट्स होता है ना, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट जो जो थाइमस ग्लैंड में जाते हैं वो टी लिम्फोसाइट्स में जाके कन्वर्ट होते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत अहम हिस्सा है। तो वो थाइमस ग्लैंड प्रॉपर्ली काम नहीं करता तो इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। नोट दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस एंड अकर इन मोस्ट पीपल टू वेरिंग डिग्री। ये जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, अल्लाह ताला ने हमें बनाया ये ऐसा है कि वक्त के साथ ये चीज़ें होनी है। तो और ये हर शख्स में जो है वो वेरिंग डिग्री, किसी में बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है, किसी में क्या होती है, कम होती है। अब सेकेंडरी एजिंग किसे हम कहते हैं। सेकेंडरी एजिंग रेफर्स टू बॉडी चेंजेस रिजल्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर। सेकेंडरी एजिंग जो है वो क्या है, इन्वायरमेंट की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से, सच एज डिजीज, इंसान को कोई बीमारियां बेचारे को लग जाए। डिसयूज एंड अब्यूज, किसी चीज़ का बिल्कुल ही कम इस्तेमाल हो, एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं करता, या अब्यूज गलत इस्तेमाल होता हो। दीज चेंजेस कैन एक्सेलरेट द नेचुरल एजिंग प्रोसेस। ये नेचुरल एजिंग प्रोसेस को मजीद फास्ट कर देंगे एंड लीड टू अ डिक्लाइन इन फिजिकल एंड कोग्निटिव फंक्शन, जिसके नतीजे में क्या होगा, फिजिकल और कोग्निटिव, फिजिकल फंक्शन और सोचने समझने के जो फंक्शन होगा उसमें कमी आएगी। अब फैक्टर कॉजिंग सेकेंडरी एजिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सेकेंडरी एजिंग को जो है वो बढ़ा सकते हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स व्हिच कैन एक्सेलरेट सेकेंडरी एजिंग।
नंबर वन, क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज कुछ लंबे चलने वाली जो बीमारियां हैं, क्रोनिक कंडीशन सच एज डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड कैंसर कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द बॉडी एंड एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस। कहते हैं ना, शुगर इंसान के जिस्म को खा जाती है। दिल की बीमारियों में हाथ पांव ये फूले हुए होते हैं, दिल अगर कमज़ोर होता है। कैंसर तो इंसान को पूरा खोखला कर देता है। तो ये वो बीमारियां हैं जो एजिंग के प्रोसेस को बहुत तेज़ी से क्या कर देती हैं, इंसान को बढ़ा देती हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज कैन ऑल्सो एक्सेलरेट एजिंग। एक्सरसाइज जो नहीं करते वो भी बुढ़ापे को जल्दी बढ़ा देता है। द मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स रिक्वायर्ड रेगुलर यूज टू मेंटेन देयर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स ये जो है वो उनको मुसलसल जो है वो क्या चाहिए, एक्सरसाइज की ज़रूरत चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए होती है। यह गाड़ी की मेंटेनेंस है ना, गाड़ी की सर्विस करवाते हैं ना, अगर सर्विस नहीं कराएंगे तो गाड़ी का क्या हाल होगा। वैसे ही हमारी जिस्म की जो सर्विस है वो हमारी क्या है, एक्सरसाइज है। विदाउट रेगुलर एक्सरसाइज दिस स्ट्रक्चर कैन वीकन एंड बिकम्स मोर प्रोन टू इंजरी। ये रेगुलर एक्सरसाइज के अलावा हमारी बॉडी जो है वो क्या होगी, इसके बगैर जो है वो कमज़ोर हो जाएगी और उसमें बीमारियों के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एब्यूज ऑफ सब्सटेंस, किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल। एब्यूज ऑफ सब्सटेंस सच एज स्मोकिंग, स्मोकिंग बहुत कर रहा है, अल्कोहल कर रहा है, ड्रग कैन ऑल्सो लीड टू एजिंग प्रोसेस, ये भी इंसान को जल्दी बुरा कर देती है। स्मोकिंग इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रीमेच्योर एजिंग। स्मोकिंग जो है वो इंसान को जल्दी बुरा करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इट कॉजेज डैमेज टू द स्किन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, कैंसर एंड स्ट्रोक। ये जो है इंसान की स्किन को डैमेज करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, और ये दिल की बीमारियां, कैंसर और स्ट्रोक। स्ट्रोक कहते हैं ना, फालिज जो हमने ब्रेन के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, हेमरेजिक स्ट्रोक था, इस्कीमिक स्ट्रोक था, ये स्ट्रोक जो है ये कराने में किरदार अदा करता है। मेल न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ओबेसिटी एंड मेल न्यूट्रिशन कैन ऑल्सो हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द बॉडी एंड एक्सेलरेटिंग द एजिंग प्रोसेस। ओबेसिटी मोटापा, मेल न्यूट्रिशन खाना पीना वगैरह जो वो एबनॉर्मल सही न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा, तो ये क्या करता है, बुढ़ापे को जल्दी प्रोसेस करता है। फिर यहाँ हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करेंगे। एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज अल्ट्रावायलेट लाइट कैन एक्सेलरेट एजिंग प्रोसेस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी इंसान को जल्दी बुरा करती है। सन डैमेजेस टू द स्किन इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ रिंकल्स एंड एज स्पॉट्स। सूरज की रोशनी अगर ज़्यादा लग रही होती है तो उससे क्या होता है, स्किन डैमेज होती है, रिंकल्स आते हैं, एज स्पॉट आते हैं। पोल्यूशन, रेडिएशन एंड अदर टॉक्सिन इन द एनवायरनमेंट कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द सेकेंडरी डिजीज। पोल्यूशन हो, रेडिएशन हो या टॉक्सिन गैसेज होती हैं, वो भी बुढ़ापे में अहम किरदार अदा करती हैं। अब जो है वो चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग एजिंग, एजिंग के दौरान क्या क्या चेंजेस आती हैं, सिस्टम लेवल पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या आती है, रिड्यूस हार्ट फंक्शन, दिल का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होता है। स्टिफनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स सख्त हो जाती हैं। डिक्रीज ब्लड फ्लो टिश्यू, टिश्यू को जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो कम होगा क्योंकि दिल सही से काम नहीं कर रहा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात क्या करेंगे, डिक्रीज लंग फंक्शन, लंग फंक्शन जो है वो सही से नहीं कर रहा। रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यू, अगर फेफड़ा सही से काम नहीं करेगा तो टिश्यू को ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या चेंजेस आएंगे, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, जो खाने को हजम करने वाले जो एंजाइम होंगे उसकी प्रोडक्शन कम होगी। रिड्यूस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगी। यूरिनरी सिस्टम की बात करेंगे, रिड्यूस किडनी फंक्शन, किडनी का फंक्शन रिड्यूस होगा। इंक्रीज रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का जो है वो क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की हम बात करेंगे, रिड्यूस मसल मास कम होगा। रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड बोन डेंसिटी, बोन की डेंसिटी और मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ सेलुलर लेवल पे हम बात करेंगे कि सेलुलर लेवल पे क्या होता है। सबसे पहले देखें, ये तो हम सिस्टम लेवल पे बात की ना, अब सेलुलर लेवल पे बात करेंगे। डीएनए डैमेज, एक्यूमुलेशन ऑफ डीएनए डैमेज कैन लीड टू म्यूटेशन एंड सेलुलर डैमेज। भाई डीएनए डैमेज होगा तो म्यूटेशन होगी, सेल का फंक्शन जो होगा वो डिस्टर्ब होगा। फिर इसी तरीके से टीलोमेयर की शॉर्टनिंग की हमने बात की थी। टीलोमेयर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, टीलोमेयर्स द प्रोटेक्टिव कैप at the end of chromosome shorten with each cell division leading to cellular synthesis। synthesis कहते हैं बुढ़ापे को। तो हमने कहा कि ये प्रोटेक्टिव कैप है वो हर डिवीजन के बाद शॉर्ट होती है और ये शॉर्ट जैसे ही होगी तो सेलुलर लेवल पर बुढ़ापा आ जाएगा, एजिंग। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया अगर सही से काम नहीं करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया द एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल इन सेल बिकम लेस एफिशिएंट एंड जनरेट मोर हार्मफुल बाय प्रोडक्ट एज दे एज। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उम्र के साथ फिर जो है वो सही से काम नहीं करेगा, एनर्जी जो है वो कम प्रोड्यूस कर रहा होता है और बाई प्रोडक्ट जो होते हैं यानी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो हार्मफुल चीज़ें वो प्रोड्यूस करना शुरू करता है।
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कैन डैमेज सेलुलर कंपोनेंट्स एंड कंट्रीब्यूट टू एजिंग रिलेटेड डिजीज। ये जो ऑक्सीजन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनते हैं जो हमारे सेलुलर कंपोनेंट को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, डैमेज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी एजिंग का प्रोसेस जो है वो जल्दी आता है। इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज अ हॉलमार्क ऑफ एजिंग एंड कंट्रीब्यूट टू एज रिलेटेड डिजीज सच एज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज एंड कैंसर। लंबे टाइम तक इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस रहता है वो भी बुढ़ापा करता है, और एज रिलेटेड डिजीज, मिसाल के तौर पर दिल की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो या कैंसर की बीमारी हो, ये भी इंसान को बुढ़ापे की तरफ लेके जाती है। तो यहाँ जाकर एजिंग का टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ। ये चैप्टर भी हमारा एंडिंग पे आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके MCQ और डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने जाएंगे, तो उनको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।